फेब्राइल कन्वर्जन सेरेब्रल मलेरिया हम सेकेंड डे ऑफ एपिलेप्सी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे एक दूसरे के डीडी हैं। एपिलेप्सी के डीडी में फेब्राइल कन्वर्जन्स ये बच्चों में होते हैं फेब्राइल कन्वर्जन्स, और सेरेब्रल मलेरिया बच्चों और बड़ों दोनों में होता है। फेब्राइल कन्वर्जन्स एज द नेम सजेस्ट कि उसको फीवर हुआ है, क्या चाइल्ड इज इन फीवर स्टेट जिसकी वजह से उसको कन्वर्जन्स पड़ रहे हैं। कन्वर्जन की क्या डेफिनेशन थी, कन्वर्जन और सीजर्स की क्या डेफिनेशन थी? देखो सीजर कन्वर्जन की डेफिनेशन थी कि सडन इनवॉलेंट्री डिस्टरबेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन हुआ है, manifested as impairment or loss of consciousness with abnormal motor, sensory and autonomic dysfunction हुआ है। तो यहाँ पे कॉज क्या है, फेब्राइल कन्वर्जन में फीवर कॉज है। फीवर की वजह से ये abnormal मोटर और सेंसरी एक्टिविटी हो रही है जो ब्रेन को डैमेज कर रही है। अब सिनेरियो ऐसे आता है, 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, अदरवाइज ही वाज नॉर्मल। अदरवाइज नॉर्मल का क्या मतलब था कि वो लिख सकता था कि उसको ऑलरेडी न्यूरल सीएनएस सिस्टम डैमेज था, माइलस्टोन डिले थे। माइलस्टोन होता है कब चलना शुरू किया, कब बैठना शुरू किया, कब खाना शुरू किया, उसका फर्स्ट स्टेप क्या था। उन्होंने लिखा यहाँ पे अदरवाइज नॉर्मल, तो उसने सारी चीजें नॉर्मल कर दी। कोई डेवलपमेंटल डिले नहीं है, कोई उसका माइलस्टोन डिलेड नहीं है, सीएनएस एग्जाम भी नॉर्मल है। अब दिस मॉर्निंग ही हैज अ ब्रीफ जनरलाइज सेल्फ लिमिटेड, खुद ही लिमिट भी हो गया, सीजर एसोसिएटेड विद हाई टेम्परेचर। फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल, मतलब उसकी हाइट वेट सब कुछ ठीक है। he had completely recovered within 1 to 2 hours। 1 to 2 hour recover मतलब उसका कॉन्शियस लेवल भी वापस आ गया, ठीक हो गया। of the seizures when the fever 1 to 2 hours of the seizure when the fever subsided। तो ये सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन हो गया। अब फेब्राइल कन्वर्जन्स क्या होते हैं, डिफाइंड एज सीजर्स एसोसिएटेड विद फीवर इन एब्सेंस ऑफ एनी सीएनएस इन्फेक्शन। तो इसके डीडी में सबसे बड़ी सीएनएस इन्फेक्शन जो कॉज करती थी मेनिंजाइटिस, एनसेफलाइटिस, ये आ जाती हैं इसकी सबसे बड़ी डीडीज। अब क्राइटेरिया क्या होता है, ये मोस्टली एज ग्रुप क्या होता है, 6 to 18 मंथ का बेबी होगा जिसमें हो रहा होगा, 5 years तक ये हो सकता है। फीवर 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और कोई नॉन सेंट्रल नर्वस इन्फेक्शन होगी। सेंट्रल नर्वस इन्फेक्शन होगी तो सोमाई पॉजिटिव आ जाएंगे, मेनिंजाइटिस होगा। बच्चों में इट्स हार्ड टू डिटेक्ट सोमाई, उनकी ऑड साइंस होते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, अगर प्रीवियस एफेब्राइल सीजर्स पड़े हुए, अगर सीएनएस की इन्फेक्शन है तो फेब्राइल सीजर्स नहीं होंगे। अगर कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी, कल हमने कौन कौन सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज पढ़ी थी, सीजर कॉज कर रही थी, सबसे बड़ी तो हाइपोग्लाइसीमिया थी। और क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, एलएफटीज, आरएफटीज, डिरेंज्ड, वो सारी होंगी तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। इट डजंट मीन, फिर उसका मतलब ये नहीं होगा कि फेब्राइल कन्वर्जन है वो। उसका मतलब होगा कि अंडरलाइंग और कॉज है, लाइक सीएनएस इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो इसका बैक प्रोग्नोस्टिक मार्कर होता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री अगर बाकी सिबलिंग्स को है, पेरेंट्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है वो। उसके बाद मेनिंजाइटिस को हमेशा हमने इसमें रूल आउट करना होता है। हाँ, एक तो ये हो गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है, और 2 to 4% फेब्राइल सीजर्स के रिकरेंस का चांस होता है। दूसरी बात, अदर फैक्टर्स के आगे कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स में डेवलप कर जाएगा। इसके चांसेस क्या इफेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, सिंपल का मतलब था कि लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं होता, जैसे इसका सिंपल वाला सिनेरियो उन्होंने लिखा था, 1-2 घंटे बाद खुद ही वो नॉर्मल हो जाता है बच्चा। कॉम्प्लेक्स में ग्रेटर देन 30 मिनट्स लास्ट करेगा एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएगा उसमें। अब हमेशा इसका डीडी जो है मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने के लिए हमें सीएसएफ एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, नियोनेट्स में क्या साइन आते हैं, साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस?
नियोनेट्स में शाबाश, सबसे बड़ा साइन होता है वॉमिटिंग होती है उन्हें, वेरी गुड। वॉमिटिंग, हाइपोटोनिया, bulging interior frontanella, high pitched cry, yes they are crying, high pitched cry। ये सारी चीजें बल्जिंग इंटीरियर फ्रंटेनेला के अलावा जो कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर शो करती है, सारे नॉन स्पेसिफिक्स हैं। वॉमिटिंग तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से भी हो सकती है, क्राई तो बच्चा जब भूखा होता है तब भी वो क्राई कर रहा होता है, तो बहुत नॉन स्पेसिफिक से साइन है। एडल्ट्स में तो हम समाई चेक करते हैं एंड वी सस्पेक्ट मेनिंजाइटिस, बच्चों में ऐसा नहीं है, तो आपको सीएसएफ एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। इंडिकेशन फॉर सीएसएफ एग्जामिनेशन, अगर चाइल्ड 1.5 ईयर के अंडर है, रिकवरी नहीं हो रही, आप उसको फीवर दे के लिए पैरासिटामोल दे रहे हो, एंटीबायोटिक भी आपने ट्राई कर लिया और रिकवरी नहीं हो रही। अब क्लिनिकल फाइंडिंग ये होती है कि मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुई होती है जिसकी वजह से उसको फीवर होता है, राइट। और उसके बाद इसकी ये डिविजन्स हैं, एक है सिंपल वाला, सिंपल जो होता है जनरलाइज होता है, लेस देन 15 मिनट की ड्यूरेशन का होता है, डू नॉट रीकर। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फोकल होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं मोर देन 30 मिनट्स, और 24 आवर्स में रिपीट हो रहे होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है। मोस्ट कॉमन कॉजेज होगी वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, acute otitis media, pharyngitis, urinary tract infection, pneumonia। अब डायग्नोसिस के लिए हमने क्या करना है, ब्लड काउंट कराना है, सीबीसी कराना है। सीबीसी में हम क्या देखेंगे, अगर इन्फेक्शन हुई तो डब्ल्यूबीसी काउंट रेज होगा, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से तो उसको फीवर हो रहा है, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में आप देखोगे कि उसको इन्फेक्शन होगी। लंबर पंचर लेटर ऑन करेंगे, पहले उसका फीवर सबसाइड करे जाए उसके बाद हम करेंगे। ब्लड शुगर लेवल, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स ये हमने करवाने मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज को रूल आउट करने के लिए जो कि कॉज हो सकती कन्वर्जेंस के। ईईजी करानी है अगर कॉम्प्लिकेटेड सीजर्स है और रीअकर कर है। अब मैनेजमेंट क्या करनी है, आपने फीवर कंट्रोल करना है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देनी है ऑन द स्पॉट। से पहले आप उसका सीजर कंट्रोल करो, डाइजिपैम दो उसको, आईवी दो। फिर टेम्परेचर लोअर करने के लिए स्पॉन्जिंग कराते हैं हम और पैरासिटामोल देते हैं। अच्छा, फैमिली को रीअश्योर करो कि ये इसको बुखार की वजह से हुआ है, जो झटके पड़े हैं उसको। और प्रोफाइलेक्टिव एंटी कन्वल्शन अब किन में देना है, अगर तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोलॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोलॉन्ग थी, ग्रेटर देन 30 मिनट्स तक वो लास्ट कर रहा है एपिसोड, तब आप प्रोफाइलेक्टिव एंटी कन्वल्शन दे के बच्चे को घर भेजोगे, ठीक है। और पेरेंट्स और को भी एंजाइटी हो रही है और चाइल्ड भी अंशियस है, तब भी दे सकते हैं आप। अब हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, वो पूछते हैं क्या क्या चॉइसेस हैं प्रोफाइलेक्टिव एंटी कन्वर्शन देने में। उसमें हम दे सकते हैं डायजिपैम, फिनोबार्बिटोन और सोडियम वेल्पोरेट भी दे सकते हैं। बाकी फिनोटोइन और कार्बामेज़ापिन आर नॉट इफेक्टिव, तो डायजिपैम, फिनोबार्बिटोन और सोडियम वेल्पोरेट। और उसने लिखा हुआ फिनोबार्बिटोन उनमें देना है अगर चाइल्ड अंडर 18 है और एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, उसकी माइलस्टोन न्यूट्रा, उसका सीएनएस एग्जामिनेशन एबनॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स सीजर पड़ा है ग्रेटर देन 30 मिनट्स वाला, और फोकल डिफेक्ट आए हैं, the child was unable to regain his consciousness, normal state में नहीं आता और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तब आपने उसको फिनोबार्बिटोन की 2 to 5 mg/kg देख के भेजना है उसको। अब ये रिस्क फैक्टर्स पूछे जाते हैं कि रिकरेंस किसकी होगी। अच्छा, फेब्राइल जो सीजर्स पड़ता है ना, वो फीवर की वजह से पड़ता है, लेकिन इट कैन ऑल्सो डेवलप इनटू एपिलेप्सी अगर ब्रेन एरिया डैमेज हो जाए ड्यू टू फीवर। तो मेजर रिस्क क्राइटेरिया होता है रिकरेंस होने का इसका, कि मेजर अगर उसका एज जो है लेस देन 1 ईयर हो चाइल्ड की, ड्यूरेशन लेस देन 24 आवर हो, और फीवर 10 हाई ग्रेड फीवर हो 100 टू 102। माइनर क्राइटेरिया फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव फेब्राइल सीजर की, एपिलेप्सी की, मेल जेंडर हो और लो सोडियम की वजह से सीजर पड़ रहा हो। अब हैविंग नो रिस्क फैक्टर कैरीज रिकरेंस रिस्क ऑफ 12, हैविंग वन रिस्क फैक्टर 50 तक हो जाता है, 2 रिस्क फैक्टर 60 तक हो जाता है, और 3 और मोर रिस्क फैक्टर 100% चांस है कि रिकर होंगे। इसके बाद हमने करना है सेरेब्रल मलेरिया।
अच्छा, cerebral malaria में भी convulsions हो रहे हैं, ये देखो. A 5-year-old child presents with high grade fever for 3 days. Generalized tonic-clonic seizures for 1 day. On examination, he is pale, comatose, has mild jaundice, liver is palpable 2 centimeter below right coastal margin, spleen is palpable 3 centimeter below left coastal margin, hepatosplenomegaly. There are fundal hemorrhages. Fundal hemorrhages कैसे देखते हो आप? ऑप्थेल्मोस्कोपी से देखोगे तो वहां पे रेटिनल वेसल्स में हेमरेजेस हुए हैं. अब देखो, दिस सिनेरियो लुक्स लाइक व्हाट? मेनिंजाइटिस. जब तक मैं इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराती, इसकी डीडी में मेनिंजाइटिस, फेब्राइल कन्वर्जन्स आएगा. आएगा ना फेब्राइल कन्वर्जन. हेपेटिक एनकैफ भी आएगा. इनकैफ होता है, इनकैफ का क्या मतलब होता है? जब ब्रेन को डैमेज पड़े, तो जब आपके एलएफटीज जो होती हैं डीरेंज होती हैं, तो उससे लिवर को डैमेज होता है. तो इस सिनेरियो की ये तीनों डीडी हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस, फेब्राइल कन्वर्जन्स, हेपेटिक एनकैफ, और ऑफ कोर्स एपिलेप्सी भी है इसका. से यस और नो कि इस सिनेरियो के ये सारे डीडी होते हैं. क्या चीज डिफरेंशिएट कर रही है? वो सबसे बड़ी ये चीज है कि लिवर इसका क्यों एनलार्ज हो रहा है, जॉन्डिस क्यों है, ये चीज डिफरेंशिएट कर रही है. बाकी सारे डीडीज में तो वो सारे के सारे आ जाएंगे. तो सेरिब्रल मलेरिया, फेब्राइल कन्वर्जेंस, मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस, साथ में एपिलेप्सी, ये सारे एक दूसरे की डीडी हैं. अब डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ स्वेरर फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum that is manifested as coma, convulsions and hemoglobinuria. Can somebody tell me hemoglobinuria क्यों हो रहा है? जॉन्डिस की क्या कॉज है? शाबाश, क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा. हीमोलिटिक एनीमिया कॉज है जॉन्डिस की. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज हो जाएगा. आगे अब इसकी कॉज क्या है? प्लाज्मोडियम falciparum हमें डायरेक्ट बाइट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसको जिसमें मलेरियल पैरासाइट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हाइपोडर्मिक नीडल्स. अच्छा, इसका इजियर पैथोजेनेसिस ये है सेरिब्रल मलेरिया का कि ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर रहा है. मलेरिया तो हो गया, ब्रेन को ऐसे अफेक्ट कर रहा है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट किया प्लाज्मोडियम falciparum ने, वो लिटरली रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही बैठा होता है. फिर साइटो एडिशन और सिक्वेस्ट्रेशन है. सिक्वेस्ट्रेशन होते हैं एक जगह पे जमा होना, जैसे रेड ब्लड सेल सिक्वेस्ट्रेशन हो जाती है उनकी, इंसुलिन जमा हो जाना. अब जब ये जो रेड ब्लड सेल हैं ये इन्फेक्ट होते हैं, ये जो ब्लू ब्लू मैंने बनाया हुआ है ना, ये हो गया मलेरियल पैरासाइट. और ये रेड ब्लड सेल जो है ये इन्फेक्टेड है, इसके अंदर मलेरियल पैरासाइट है. कौन सी स्पीशी वाला मलेरियल पैरासाइट है? सेरिब्रल मलेरिया कौन सी स्पीशी की कॉम्प्लिकेशन है? प्लाज्मोडियम falciparum की कॉम्प्लिकेशन है. अच्छा, तो जब ये इन्फेक्टेड है रेड ब्लड सेल, तो ये एक प्रोटीन अपनी सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करता है. इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम falciparum एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन. प्लाज्मोडियम falciparum एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब इससे क्या होता है? ये एडिशन कॉज करता है एंडोथेलियल सेल्स के साथ, और जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होते हैं, ये मैंने नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनाया, ना सिर्फ ये इसके साथ चिपकेगा एंडोथेलियल सेल के साथ, वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल के साथ भी एडिशन कॉज करेगा, इनको सारा क्लम्पिंग करा लेगा. अब ये पार्शियल क्लम्पिंग होगी, इनको भी बुला लेगा. इनको कैसे जोड़ेगा? ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 के जरिए जोड़ेगा. और ये प्लाज्मोडियम falciparum एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन, अगर मैं लिख देती हूँ प्लाज्मोडियम एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, एक तो ये एंडोथेलियल के साथ चिपक जाएगा, दूसरा ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल को भी अट्रैक्ट करेगा और कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर के साथ उनको भी सारा चिपका लेगा. इस तरह ये बहुत सारे को अपने साथ जमा कर लेगा वेसल में.
इस तरह ये बहुत सारे चिपक जाएंगे, अफेक्टेड भी और नॉर्मल भी। और पार्शियल क्लम्पिंग होगी, जब पार्शियल क्लम्पिंग हो जाए एक वेसल के ल्यूमन में, जब पार्शियल क्लम्पिंग हो जाए वेसल के ल्यूमन में, तो नैरो रहेगी ना, तो हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, माइक्रोग्लाइल सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे ब्रेन के, इंजरी हुई तो माइक्रोग्लाइल सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो बहुत सारे साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सिक्रीट होंगी, जो फिर ब्रेन इंजरी कराएंगे और एडीमा कराएंगे। अब बताओ कहाँ